नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है आज़ाद और आज़ाद की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर मैं नई-नई डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी डरावनी कहानियाँ पसंद है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, आप लोग कहानियाँ तो सुनते हो, पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हमारी कहानी जैसे ही अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों, आज की कहानी है सोगोरो के प्रेत का आतंक। तो आइए सुनते हैं बिना देरी किए हुए। यह कहानी आज से करीब 600 साल पहले अर्थात 14वीं शताब्दी की है। उन दिनों जापान में शाही राजतंत्र चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। तब कोत्सुके नामक गवर्नर के अधीन सिमोरा प्रांत में कुल 136 गांव थे। कोत्सुके अत्यंत अत्याचारी गवर्नर था। रहम करना तो उसने जैसे सीखा ही नहीं था। दया, धर्म, करुणा, क्षमा जैसे गुणों से विहीन कोत्सुके गांव के किसानों से लगान वसूल करने में जरा भी कोताही नहीं बरतता था। क्या मजाल कि कोई गांव का किसान उसके सामने सिर उठाकर बात करने का भी साहस कर सके। अगर गलती से भी कोई ऐसा कर देता तो उसकी मौत निश्चित थी। गवर्नर कोत्सुके से उसके प्रांतवासी आतंकित रहते थे। वह किसानों से मनमाना कर वसूल करता और उन्हें नाना प्रकार से परेशान करता रहता था। उसके अत्याचार से त्रस्त किसानों ने एक बार एकजुट होकर फैसला किया और अपने संगठन की बागडोर सोगोरो नामक किसान के हाथों में सौंप दी। सोगोरो सिमोरा प्रांत का सबसे बड़ा किसान नेता बन गया। सोगोरो के परिवार में उसकी पत्नी मिनी तथा उसके 3 बेटे थे। जब सोगोरो किसान दल का नेता बना, उसकी आयु 48 वर्ष थी, किंतु वह आरंभ से ही किसानों का हित चिंतक था। उसी की कोशिशों का परिणाम था जो सिमोरा प्रांत के किसान एकजुट हो गए थे। नेता पद संभालते ही सोगोरो ने प्रजा पर लगाए जाने वाले अंधाधुंध करों तथा उनकी वसूली के तरीकों की जमकर खिलाफत की, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन सोगोरो ने किसानों की सभा बुलाई और उन्हें संबोधित करते हुए बोला, मेरे प्यारे भाइयों, हमसे कर वसूल करने गवर्नर कोत्सुके आता है, जबकि सम्राट को मालूम ही नहीं कि सिमोरा के किसानों की कितनी दयनीय दशा है। हमें कोत्सुके के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए सम्राट को सच्चाई से अवगत कराना होगा। मगर कैसे? एक किसान ने पूछा। जवाब में सोगोरो ने कहा, राजकीय नियमों तथा कानून को ध्यान में रखते हुए हमें पहले अपनी दुर्दशा को लिखित प्रार्थना पत्र के रूप में गवर्नर को देना होगा। यदि वह हमारी अर्जी पर ध्यान नहीं देता तो हम सब सीधे सम्राट के पास जाएंगे। वहसी तथा निर्मम गवर्नर कोत्सुके का नाम सुनते ही किसान भयभीत हो उठे। कोत्सुके का अमानवीय व्यवहार सभी की आंखों के समक्ष सजीव हो उठा था। उन्हें लगा, अगर गवर्नर को किसानों पर सख्ती न करने की अर्जी दी गई तो उसके अत्याचार घटने के स्थान पर बढ़ जाएंगे। किसानों के चेहरों पर खौफ देखकर सोगोरो बोला, इस तरह भयभीत होने से काम नहीं बनेगा मित्रों। कोत्सुके ईश्वर नहीं है, हमारी ही तरह इंसान है। हाँ, इतना जरूर है कि गवर्नर होने के कारण उसके अधिकार प्रभावशाली हैं। सोगोरो, एक वृद्ध किसान ने भय से कांपते हुए कहा, कोत्सुके को प्रार्थना पत्र देना सोए हुए जहरीले नाग को छेड़ने के बराबर है। मैं आपसे वादा करता हूँ, उस जहरीले नाग के दंश को सबसे पहले सोगोरो अपने भीतर उतारेगा। सोगोरो ने दृढ़ता भरे लहजे में कहा, बार बार मरने से तो अच्छा है एक बार मर जाना। सोगोरो के प्रभावशाली स्वर ने सभी किसानों को प्रभावित किया, किंतु मन पर छाया कोत्सुके का आतंक कम ना हो सका। पहले पहल तो कोई सोगोरो के परामर्श पर सहमत नहीं हुआ, मगर फिर बाद में सोगोरो के साथ सिमोरा के लाखों किसान कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। किसानों ने अपने अपने प्रार्थना पत्रों के साथ सोगोरो के साथ सिमोरा की ओर प्रस्थान किया। 48 वर्षीय सोगोरो किसानों के दल का अगुवा बना आगे आगे चल रहा था।
जब सभी सिमोरा पहुंचे, उस समय गवर्नर कोत्सुके शाम की सैर से वापस लौट रहा था। सामने से आते जनसमूह को देख वह हैरान परेशान हो उठा। करीब आते ही उसकी नज़र सोगोरो पर पड़ी। कोत्सुके जानता था, सोगोरो किसान दल का नेता है। उसे देखते ही कोत्सुके मन ही मन आग बबूला हो उठा। उसे लगा, सोगोरो इतने किसानों को उसका अपमान कराने के लिए साथ लाया है। अतः उसने अपने कोचवान से गाड़ी अपने निवास पर ले चलने को कहा। जैसे ही कोचवान ने गाड़ी आगे बढ़ाई, तभी सोगोरो गाड़ी के आगे आ गया और बोला, रुकिए गवर्नर साहब। सोगोरो द्वारा गाड़ी रुकवाते देख कोत्सुके की क्रोधाग्नि में जैसे घी पड़ गया। वह क्रोधित होकर गरजा, ये क्या बेहूदगी है। गवर्नर साहब, सोगोरो ने शालीनता भरे लहजे में कहा, हम सब आपके पास एक फरियाद लेकर आए हैं। इतना कहकर सोगोरो ने सभी किसानों की तरफ से लगान में रियायत करने हेतु प्रार्थना पत्र गवर्नर कोत्सुके को दे दिया। कोत्सुके को रास्ता रोककर इस तरह अर्जी दिया जाना अपना अपना अपमान लगा और उसने वही उस अर्जी के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। तत्पश्चात उसने अपनी गाड़ी आगे बढ़ाने का हुक्म दिया। गवर्नर के यूं आग बबूला होने का कारण सोगोरो समझ ना सका और सभी किसानों के साथ सम्राट के दरबार में जा पहुंचा। उसने सम्राट से भेंट कर एक अर्जी उनको भी दे दी, जिसमें किसानों पर कर वसूली के लिए सख्ती न किए जाने की प्रार्थना की गई थी। फिर वह वापस चला आया। सम्राट ने उस प्रार्थना पत्र को देखकर कोत्सुके को बुलाया और पूछा, ये क्या है कोत्सुके। सोगोरो का प्रार्थना पत्र पढ़कर कोत्सुके जल भुनकर रह गया। उस पर सम्राट के प्रश्न का कोई जवाब नहीं था। कोत्सुके को नज़र झुकाए खामोश खड़े देखकर सम्राट ने पुनः उससे कहा, तुम्हारे होते हुए किसानों का इतना साहस कि वे राज दरबार में तुम्हारी शिकायत लेकर आ गए। क्या अर्थ है इसका, मुझे समझाओ। कोत्सुके सम्राट के क्रोध को भांप गया और झूठ का सहारा लेकर बोला, योर हाइनेंस, इसमें हमारा कोई दोष नहीं। लगान वसूली की आड़ में मुझ पर जो आरोप लगाया गया है वह एकदम झूठा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। कैसी हकीकत। माय जस्टिस, सोगोरो सिमोरा प्रांत के किसानों का नेता है। किसानों की शक्ति को एकत्र कर वह उन्हें बरगला रहा है। हकीकत तो यह है कि वह बागी है। और कोत्सुके कहता कहता चुप हो गया। और क्या। और जान की सलामती चाहता हूँ। निर्भय होकर रहो कोत्सुके। योर हाइनेंस, सोगोरो सिमोरा प्रांत में बागियों की फौज तैयार करके आपका तख्ता पलटना चाहता है। यहाँ आकर आपको यह झूठा प्रार्थना पत्र देना उसकी योजना का प्रथम चरण है। लगान की निश्चित रकम पहले भी यही थी जो आज है। फिर किसानों को भला यह शिकायत आज ही क्यों हुई। कोत्सुके ने सम्राट को बरगलाते हुए कहा, यह प्रार्थना पत्र देकर उसने दोहरी चाल खेली है। कैसी दोहरी चाल। सम्राट ने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा। यदि आप उनके प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हैं तो आपको मुझ जैसा विश्वास पात्र खोना पड़ेगा, जिससे सोगोरो का लाभ होगा। किंतु यदि आप इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई नहीं करते तो देश की जनता को वह यह समझने में सफल हो जाएगा कि आप जनता के शुभ चिंतक नहीं हैं। कोत्सुके ने इस तरह सम्राट के दिमाग में यह बात बैठा दी कि सोगोरो राजद्रोही है। कोत्सुके की साजिश से बेखबर सोगोरो प्रार्थना पत्र पर सम्राट की कार्यवाही का इंतजार कर रहा था। ठीक एक सप्ताह बाद सोगोरो की आशा के विपरीत आश्चर्यजनक घटना घटी। उसे पूरे परिवार सहित गिरफ्तार कर लिया गया। खुद कोत्सुके ने खुले दरबार में सोगोरो के विरुद्ध मुकदमे का फैसला सुनाया। उसने सोगोरो को राजदरबार के विरोधी बेअदबी से पेश आने, प्रजा को उकसाकर राजद्रोह करने तथा अन्य साजिशों में शामिल होने के आरोप में सपरिवार मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। सारी प्रजा इस घोषणा को सुनकर स्तब्ध रह गई, किंतु राजदंड के भय से सोगोरो का साथ न दे सकी। सोगोरो का अंजाम उन्हें भीतर तक दहला गया था। इस घोषणा के 2 दिन बाद
सोगोरो, उसकी 38 वर्षीय पत्नी मिनी तथा तीनों युवा बेटों को एक सार्वजनिक स्थल पर कत्ल कर दिया गया। राज सैनिकों ने उनके सिर काट डाले थे। यही नहीं, उन्होंने मृतकों के सिरों को फुटबॉल की तरह ठोकरों से भी उछाला। उनमें खुद गवर्नर कोत्सुके भी शामिल था। अपने भयावह अंजाम से बेखबर कोत्सुके सोगोरो के सिर को पांव तले रौंदता हुआ पैशाचिक अट्टहास करता रहा और सिमोरा की जनता उस शैतान के इस कुकृत्य को देखकर खून के आंसू रोती रही। उसी शाम सभी लाशों को अलग अलग दफना दिया गया। फिर शुरू हुआ इंसानी दिलों को दहला देने वाला खौफनाक मौत का तांडव। उस भयावह मंजर की दास्तान आज भी जापान का बच्चा बच्चा जानता है। उस घटना की शुरुआत सोगोरो तथा उसके परिवार की मौत के ठीक 10वें दिन हुई। उस रात जब पूरा प्रांत गहरी नींद की आगोश में सोया पड़ा था, अचानक भूतहा आवाज़ों भरी तूफानी हवाएं चलने लगीं। पूरे प्रांत को खौफनाक अंधेरे ने घेर लिया। शायद अमावस्या की अंधेरी रात भी इतनी काली नहीं होती जिस दिन उस दिन की रात थी। घरों में जल रहे आतिशदान तथा चिराग अपने आप बुझ गए थे, मानो उन पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। चर ऐसी अंधेरी रात में गवर्नर कोत्सुके के साकुरा स्थित महल का दरवाजा खुद ब खुद खुलता चला गया। आकाश में बिजली जोरों से तड़पी। दरवाजे पर पहरा देते हुए पहरेदार इस अविश्वसनीय दृश्य को देखकर हैरान थे। दरवाजा कैसे खुल गया? एक पहरेदार ने कांपती आवाज में पूछा। बाकी पहरेदारों की भी सिट्टी पिट्टी गुम थी। ठीक उसी क्षण आकाश में पुनः बिजली तड़पी। बिजली की क्षणिक रोशनी में पहरेदारों ने एक इंसानी छाया को दरवाजे में प्रवेश करते देखा, जिसका सिर धड़ से गायब था। कौन है? एक पहरेदार ने भयभीत अवस्था में उस छाया को टोका। प्रत्युत्तर में वह काली छाया एक झटके से पहरेदारों की तरफ पलटी। सभी पहरेदार जोरदार चीख मारकर बेहोश हो गए। साए साए करती तेज हवा के झोंकों से खिड़कियां खुद ब खुद खुलने बंद होने लगी। पूरा कमरा खून जमा देने वाली ठंडी हवाओं से भर गया। ये आतिशदान और चिराग कैसे बुझ गया? यह आवाज गवर्नर कोत्सुके की पत्नी की थी। ओह, इतनी ठंडी हवा! कोत्सुके झल्ला कर बोला। सारे नौकर भी हरामखोर हो गए हैं क्या? कमरे की खिड़की खुली छोड़ दी है। वह जैसे ही बिस्तर से उतरकर खुली खिड़की की तरफ बढ़ा, तभी भड़ाक कमरे का दरवाजा खुला। कोत्सुके चिहुक कर पलटा। उसने नीम अंधेरे में दो काली छायाओं को कमरे में आते देखा। दोनों कोत्सुके के करीब आकर गिर पड़े। ठीक उसी पल कमरे का चिराग तथा आतिशदान खुद ब खुद जल उठे। कोत्सुके ने रोशनी में देखा, उसके निकट जमीन पर उसके दोनों बच्चे मुंह के बल गिर पड़े हैं। उसके हलक से चीख निकल गई। वह बच्चों को उठाने के लिए झपटा, किंतु उसी क्षण उसकी पत्नी के मुंह से आतंक भरी चीख उबल पड़ी। कोत्सुके ने हड़बड़ा कर उधर देखा, वह भी बेहोश होकर गिर पड़ी थी। सुबह होने पर कोत्सुके ने अपने बच्चों तथा पत्नी के मुंह से जब भयावह दृश्यों के बारे में सुना तो दंग रह गया। ऐसा ही कुछ महल के पहरेदारों ने भी उसे बताया था। बच्चों का कहना था कि उनके कमरे का दरवाजा तथा खिड़की खुद ब खुद खुल गई थी। कमरा ठंडी तथा दमघोंटू हवाओं से भर गया था, जिस कारण उनकी नींद उचट गई। उन्होंने देखा उनके करीब एक सिर कटा प्रेत खड़ा है। एक कटा सिर उस सिरविहीन धड़ के इर्द गिर्द चक्कर काट रहा था। कटे सिर की आंखों तथा मुंह से आग की लपटें निकल रही थी। उस दृश्य को देखकर वे बेहोश हो गए थे।
होश में आने पर ही वे भागकर कोत्सुके के पास पहुंचे थे और पुनः अपनी चेतना खो बैठे थे। ऐसे ही दृश्य को देखकर उसकी पत्नी चीख मारकर बेहोश हो गई थी। पहरेदारों का कहना था कि जब महल का सदर द्वार खुला तो उन्होंने एक सिर कटी काली मानवाकृति को भीतर घुसते हुए देखा था। उन्होंने उसे टोका तो वह पलटा था। सिर कटे प्रेत के हाथ में आग उगलता सिर थमा था। उस सिर के निचले हिस्से से खून बह रहा था। कोत्सुके सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं सका कि अचानक यह प्रेत लीला कहाँ से शुरू हो गई। तभी एक पहरेदार ने उसे बताया, रात इस घटना से पूर्व एक विचित्र घटना और हुई थी। पूरा प्रांत नीम अंधेरे में डूब गया था और ठंडी हवा चलने लगी थी। जब हमें होश आया तो न तूफान था न अंधेरा। पहरेदार की बात सुनकर कोत्सुके चौंक पड़ा। अचानक उसे याद आ गया कि उसके कमरे का बुझा चिराग तथा आतिशदान खुद ब खुद रोशन हो उठा था। उसके जिस्म में रोमांच भरी सिहरन दौड़ गई। क्या? कोत्सुके के पांव तले की जैसे जमीन निकल गई। सामने खड़े सैनिकों ने भयभीत स्वर में कहा, मैं सच कह रहा हूं गवर्नर साहब। 4 सैनिकों का घर तथा परिवार भीषण आग में स्वाहा हो गया है। कोत्सुके हैरान था कि आखिर अलग अलग गांव में रहने वाले सैनिकों के घर में एक ही समय कैसे आग लग गई। कोत्सुके को सोच में पड़ा देखकर सैनिक ने डरते डरते कहा, मुझे लगता है सोगोरो मरकर प्रेत बन गया है। उसे ने उन सैनिकों के परिवार को मारा है। हम भी नहीं बचेंगे। खामोश! कोत्सुके दहाड़ा, दफा हो जाओ यहां से। कोत्सुके की दहाड़ सुनकर सैनिक तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। उसी रात कोत्सुके के साकुरा स्थित महल में अचानक ही किसी अज्ञात शक्ति ने आग लगा दी। संयोग से कोत्सुके घर पर नहीं था। वह अपने परिवार के साथ किसी निमंत्रण में गया हुआ था। कोत्सुके का महल जलकर राख हो गया। सम्राट के द्वारा दिए हर्जाने से कोत्सुके ने दूसरा भवन बनवा लिया और उसमें रहने लगा। मगर प्रेत का आवागमन वहां भी जारी था। बच्चे रातों में सिरकटे भूत को देखकर चीखने लगे। उसकी पत्नी भी बीमार रहने लगी थी। उन्हीं दिनों की बात है। जापान के शाही महल का कोना कोना हर रात चिरागों की रोशनी से जगमगाता रहता था। मगर एक रात अचानक पूरा महल गहरे अंधकार में डूब गया। महल के अंदरूनी तथा बाहरी हिस्सों में तैनात पहरेदार सैनिक अचानक हुए इस अंधकार से सहम उठे। उन्हें कोत्सुके के साथ हुए हादसे का पता था। साथ ही वे कोत्सुके के राज सैनिकों के साथ घटी अनहोनी को भी नहीं भूले थे। तभी चर आवाज के साथ सभी दरवाजे खिड़कियां खुद ब खुद खुलती चली गईं। बड़ी खौफनाक आवाज थी। महल के तमाम खिड़की दरवाजे जब एक साथ खुले तो लगा मानो सैकड़ों प्रेत आत्माएं कराह उठी हों। और फिर तूफानी हवाओं ने भीतर प्रवेश किया। साए साए। हवाओं का वेग इतना प्रचंड था कि तभी पहरेदार सैनिक हवा में उड़ते हुए एक दूसरे से टकराने लगे। उन्हें लगा जैसे वे हल्के फुल्के गुड्डे हों और खुद खुद पर उनका नियंत्रण न रहा हो। पहरेदार सैनिक की नहीं बल्कि महल का सारा सामान भी हवा में तैरने लगा। अगले ही पल पूरा महल हल्की नीली रोशनी से भर उठा। उस नीले प्रकाश में महल का भूतहा दृश्य देखकर सैनिकों के हलक से जोरदार चीख उबली और फिर सब बेहोश हो गए। साथ ही हवा में तैरता महल का साजो सामान जमीन पर आ गिरा। सामान के गिरने की आवाज का तेज शोर तथा पहरेदारों की चीख से सम्राट की आंख खुल गई। उसने महल में होती उठापटक को स्पष्ट तौर पर सुना था।
उसने तेजी से अपनी तलवार संभाली और कमरे से बाहर आ गया। बाहर आने पर उसे होश आया कि महल के सभी चिराग बुझे हुए हैं और अनजाना नीला प्रकाश महल में फैला है। एक पल के लिए सम्राट भी भयभीत हो उठा, किंतु अगले ही पल उसने अपने राजा होने का एहसास हुआ। उसने गर्ज कर अपने पहरेदारों को पुकारा और पूछा, ये उठापटक की कैसी आवाजें हो रही हैं? मगर उसे कोई उत्तर न मिला, क्योंकि सभी पहरेदार तो बेहोश हो चुके थे। उसी समय पूरा महल भयावह कह कहूं की आवाज से गूंज उठा। हा 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 हा। तो कौन है? सम्राट के इतना पूछते ही तेज रोशनी का छनाका हुआ और एक सिर कटा प्रेत नजर आने लगा, जिसके इर्द गिर्द आग की लपटें उगलता सिर चक्कर लगा रहा था। यह दृश्य देखकर सम्राट की घिघी बंध गई। इससे पहले कि वह बेहोश हो जाता, प्रेत के कटे सिर से आवाज आई, डरिए मत महाराज, मैं आपका अनिष्ट करने नहीं आया हूं, बल्कि एक फरियाद लेकर आया हूं। प्रेत के ऐसा कहने पर सम्राट की हिम्मत बंधी। उसने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम? आपने मुझे पहचाना नहीं? प्रेत ने हैरान होकर कहा, मैं सोगोरो हूं, सिमोरा प्रांत के किसानों का नेता सोगोरो, जिसे आपके गवर्नर कोत्सुके ने पूरे परिवार सहित बेरहमी से कत्ल कर डाला था। तुम? सम्राट की आंखें हैरत और भय से फटी की फटी रह गईं। राजा साहब, मैं वही सोगोरो हूं जो अपने किसान भाइयों की दुर्दशा तथा गवर्नर की अमानवीयता की हकीकत दिखाने आपके पास प्रार्थना पत्र लेकर आया था। किंतु पता नहीं आपको गवर्नर ने कैसे बरगला दिया कि मैं राजद्रोही हूँ। राजा साहब, मैं राजद्रोही नहीं हूँ, बल्कि एक सच्चा देशभक्त हूँ। अपने तथा अपने परिवार के माथे पर यह कलंक लेकर मैं मरने के बाद भी भटक रहा हूँ। यदि मैं चाहता तो गवर्नर को अपने हाथों से मौत के घाट उतार सकता था, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि तब आप उस दरिंदे की हकीकत नहीं जान सकते थे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस अत्याचारी की सच्चाई को जानकर किसानों को उसके आतंक से मुक्त करें। सम्राट एक प्रेत की फरियाद अनसुनी न कर सका। इतना तो वह समझ ही गया था कि सोगोरो का प्रेत सच कह रहा है। तभी सम्राट के पीछे से कई चीखें उभरी। वह चिहुक कर पलटा। सम्राट की पत्नी तथा बच्चे बेहोश होकर गिर पड़े थे। उन्होंने सम्राट तथा प्रेत को बातचीत करते देख लिया था। सम्राट के पलटते ही सोगोरो का प्रेत गायब हो गया और महल के सभी चिराग रोशन हो गए। अगले दिन जापान का गुप्तचर विभाग हरकत में आ चुका था। सम्राट ने उसके कार्यकर्ताओं को कोत्सुके की सच्चाई जानने का आदेश दिया था। कुछ ही दिनों में गुप्तचर विभाग ने सम्राट को कोत्सुके की सच्चाई का जो ब्यौरा दिया, वह सम्राट को चौंकाने के लिए काफी था। कोत्सुके राज्य की ओर से निश्चित लगान से अधिक रकम की वसूली करता था। उसके अत्याचारों की फहरिस्त काफी लंबी थी। उसके साथ इस कुकृत्य में सिमोरा प्रांत के सभी सलाहकार, 4 नगरों के हाकिम, 22 बड़े अफसर, 7 न्यायाधीश तथा 3 कर अधीक्षक भी शामिल थे। सम्राट की प्रजा में कोत्सुके ने अपने आतंक से हाहाकार मचा रखा था। कोत्सुके की सच्चाई को जानकर सम्राट को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने फौरन सभी भ्रष्ट राज्यकर्ताओं को बंदी बनाकर कैद में डलवा दिया तथा अंत में सैनिकों को कोत्सुके को कबूतर पकड़ने वाले जाल में बांधकर लाने का हुक्म दिया। सैनिकों ने तुरंत सम्राट की आज्ञा का पालन किया। खुले मैदान में सिमुरा प्रांत की जनता की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सभी कोत्सुके का अंत देखने को ललायित थे। शायद
वहीं कहीं सोगोरो की दुखी आत्मा भी अवश्य उपस्थित होगी। सम्राट ने जनसमूह के समक्ष कोत्सुके के टुकड़े टुकड़े कर आदमखोर कुत्तों को खिला दिए। यह देख जनसमूह सम्राट की जय जयकार कर उठा। तत्पश्चात सम्राट ने सोगोरो तथा उसके परिवार के सदस्यों की कब्रें खुदवाकर उनकी लाशों का पूरे सम्मान से अंतिम संस्कार किया। व्यापक रूप से हुए सुधारों तथा कोत्सुके के अंत को देखकर शायद सोगोरो की असंतुष्ट तथा दुखी आत्मा भी तृप्त हो गई थी, क्योंकि फिर कभी किसी को सोगोरो के प्रेत के दर्शन नहीं हुए। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर समाप्त हो चुकी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और हाँ दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए गुड नाइट। जय वीर बालाजी।